हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MZ-O003। ये जो पेपर है आपका नेक्स्ट पेपर इसी का है। सो इसके मैं इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने MZ-O002 का देखा ही होगा, जो ब्लॉक 1 का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें से आपका 10 मार्कर क्वेश्चन एज इट इज उठ कर आया था एग्जाम्स के अंदर। सो आप इन वीडियोज़ को काफ़ी सीरियसली लेकर काफ़ी थॉरोली करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस के बाद मैंने ये क्रिएट किए हुए हैं। आप देख भी सकते हो कि ये जो कंटेंट है ये सारा आपके बुक से ही मैच करेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ये जो वीडियोज़ हैं ये बनाई हैं आप लोगों के लिए। सो आप इनमें से अगर प्रिपेयर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो में मैं पूरा ब्लॉक 1 डिस्कस करवाऊंगी आपको, जिसमें जो है यूनिट 1 टू 5 है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर आपको 15 टू 16 क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा दूंगी। विद इन 30 टू 45 मिनट्स आपका पूरा 1 ब्लॉक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रखता है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। इस वीडियो में मैंने कुछ PYQs भी ऐड किए हुए हैं जो आपके दिसंबर 2024 में भी जो है पूछे गए थे। सो आपके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQs भी हो जाएंगे। प्लस मैंने जो है उन क्वेश्चंस को इस बार किस तरीके से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया तो वो दोबारा नहीं पूछ सकते हैं, वो दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो उसका भी मैंने जो है इसमें कंटेंट इंक्लूड किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ब्लॉक 1 है इसका जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। सो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, यूनिट बाय यूनिट अगर आप करने जाएंगे तो नहीं कवर कर पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं अपना ब्लॉक 1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 हमें बोल रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल। हमें इन लोगों ने पूछा है कैपिलरी वॉल में जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्लस यू विल हैव टू राइट योर एग्जाम्पल योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, पैराग्राफ ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, लंबे लंबे पॉइंट्स में लिखना का ट्राई कीजिएगा और डायग्राम्स जरूर बनाकर आइएगा, क्योंकि ये मार्क्स फेच करने में काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। सो इसका आंसर देखते हैं। हमें बताना है फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स कैसे एक्सचेंज होता है। सो देखते हैं। फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इज अ वाइटल physiological process that allow nutrients, gases, waste products to move between the blood and the tissue। ठीक है, तो जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों को ब्लड और टिश्यू के बीच में ट्रांसफर कराने में हमारा जो है हेल्प करता है। दिस एक्सचेंज इज गवर्न प्राइमरीली बाय स्टार्लिंग फोर्सेस विच इंक्लूड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, प्रेशर और ऑन ऑस्मोटिक या फिर ऑनकोटिक प्रेशर। सो ये दो फोर्सेस हैं जो प्रेशर हैं बेसिकली, जो हमारे काफ़ी रोल प्ले करते हैं फ्लूइड के एक्सचेंज के लिए। सो उनको हमें 1 बाय 1 देखना है कि किसके प्रेशर से क्या हमारा जो है चेंज आ रहा होगा। सो पहले हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम या ज़्यादा होगा तो क्या असर पड़ने वाला है। व्हेन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन द कैपिलरी एक्सीड्स कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा कैपिलरी से टिश्यू के अंदर पास ऑन हो जाएगा। कब, जब हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो, ज़्यादा, तो वो कैपिलरीज से कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर। लेकिन जब हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो, लो हो, तो वो हमारा जो फ्लूइड है वो मूव कहाँ पे करेगा, टिश्यू से, फ्रॉम टिश्यू टू कहाँ चला जाएगा, कैपिलरीज में। सो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर प्रेशर ज़्यादा या कम होता है, आप इनके जो हैं ये जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं आप इसमें से पढ़ के अपना लिख कर खुद के लिए कंटेंट बना सकते हो टू रिवाइज। एट एट्रियल एंड द कैपिलरी द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज़ हायर। अगर मैं कैपिलरी की एंड की बात करूँ तो वहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक होता है वो हमेशा क्या रहेगा, हायर रहता है मोस्टली एज कम्पेयर टू द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जो मैं वीनस एंड की बात करने जाऊँ ना, तो वहाँ पर ये जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये हमारा लो होता है, कम पाया जाता है वहाँ पर। देयरफॉर द फ्लूइड इज फिल्टर्ड आउट एट द एट्रियल एंड टेकन एट द वीनस एंड। वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से फ्लूइड हमारा जो है फिल्टर आउट होगा और कहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो अंदर एब्जॉर्ब होगा। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा इसका था। डायग्राम के साथ हमें बताने के लिए बोला था, तो मैंने डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये बुक का ही डायग्राम है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप पेज नंबर 24 पे भी जाकर इसको सर्च करके वहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। एट्रियल एंड पर हमारा क्या होगा ना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हमारा 10 mmHg के करीब होगा, तो जो हमारा फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, जैसा कि अभी हमने इस पॉइंट में भी देखा था। और लेकिन जो वीनस एंड है, वीनस एंड पे हमारा नेट हाइड्रोस फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो क्या है हमारा -7 mmHg है, तो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो जो फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन अगर मैं मिड कैपिलरी की बात करूँ तो वहाँ पर जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो ज़ीरो रहता है, इसलिए हमारा नो नेट
मूवमेंट, इसलिए यहाँ पर कोई मूवमेंट हमारा नहीं होगा। फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन आपको दिखाकर आना है इसी डायग्राम के थ्रू। दैट्स इट, दिस वाज बीइंग आस्क्ड इन योर दिस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका PYQ भी है। दिसंबर 2024 में ये आपसे 5 मार्कर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। Now let's discuss the second question. Second question में हमसे बोला हुआ है describe in the brief the cardiac conduction pathway and cardiac cycle. So ये question देखने में काफ़ी टफ लग रहा है कि what we have to write in this cardiac conduction pathway, और कार्डिक साइकिल तो हालांकि फेमिलियर है हमारा, तो हम इसको फिर भी जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखना है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10 मार्कर में आप इसको रख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर में आपको लिखना है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज सिस्टोल, और अगर रिलैक्सेशन होता है तो उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। काफ़ी बेसिक सा है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मेक्स अ वन हार्ट बीट और वन कार्डियक साइकिल। सो ये तो हमने कार्डियक साइकिल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब हमें उसके जो है ना कंडक्शन पाथवे वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखना है। इसमें हम लोग पहले डालेंगे द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगिंस इन द रीजन ऑफ हार्ट नोन एज पेस मेकर। जो एक्टिविटी हमारी इम्पल्स की जो स्टार्ट होती है ना, वो पेस मेकर में स्टार्ट होती है, जो कि हमारा कैपेबल होता है स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के लिए। और इसके अंदर या तो हमारी न्यूरॉन्स या फिर मसल सेल्स इंक्लूडेड होती हैं। अगर न्यूरॉन्स वाली सेल इंक्लूडेड है तो हम उसको न्यूरोजेनिक पेसमेकर बोलते हैं। अगर मसल सेल्स इंक्लूडेड हैं तो हम उसको मायोजेनिक पेसमेकर बोलते हैं। ये दोनों हमारे पेसमेकर पाए जाते हैं। जो एनिमल्स जो बेसिकली वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें न्यूरोजेनिक जो पेसमेकर है वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें लिखना है द मेन कंपोनेंट्स। अभी तो सिर्फ बेसिक बताया था, यहाँ से हमारा जो है इस क्वेश्चन का मेन आंसर जो है स्टार्ट हो रहा है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम आर साइनोएट्रियल नोड SA नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड AV नोड, बंडल ऑफ हेस एंड पुरकिंजेस फाइबर। ये सारी चीज़ें हमें जो है इसके अंदर ना लिख कर आनी है कि कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, कंडक्ट जो होती है ना इम्पल्स, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कुछ उसका सिस्टम रहता है, तो वो चीज़ हमें जो है इसमें एक्सप्लेन करके आनी है। एसए नोड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एसए नोड इज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट विच इनिशिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ही हमारा है जो इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को। फिर जो वो इम्पल्स होती है वो स्प्रेड अक्रॉस द बोथ एट्रिया वाया गैप जंक्शंस कॉजिंग बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। इसी को बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है, जब हमारा दोनों एट्रियाज होते हैं ना हार्ट के, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर हार्ट चैम्बर्स, अगर मैं मान के चलूँ 4 चैम्बर है हमारे, तो यहाँ वाले ये दोनों हमारा ब्लड इस वेंट्रिकल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया कॉजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया इनटू वेंट्रिकल, जो भी मैंने आपको बताया है। आफ्टर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्प्रेड अक्रॉस द एट्रिया दे कन्वर्ज द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड AV नोड, जो कि क्या करेंगे फिर AV नोड को जाके स्टिमुलेट कर देंगे, कंडक्ट कर देंगे अपनी इम्पल्स, और इसको भी क्या करेंगे AV नोड को बोलेंगे कि अपनी इम्पल्स सेंड करो। हालांकि जो AV नोड होती है वो थोड़े डिले के बाद अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड करती है, विच इंश्योर्स द एट्रिया टू इजेक्ट द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स। ये थोड़ा डिले के बाद करते हैं तो एट्रियाज के पास काफ़ी टाइम होता है अपना सारा ब्लड स्क्वीज आउट करने का इन टू द वेंट्रिकल्स बिफोर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब AV नोड अपनी इम्पल्स ट्रांसफर कर चुकी है। AV नोड के इम्पल्स ट्रांसफर करने के बाद ये आगे फर्दर कंडक्ट होती है थ्रू द बंडल ऑफ हेस। इनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स भी बोलते हैं। और बंडल ऑफ हिस यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से ये हमारा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स के पास ऑफ द वेंट्रिकल। दिस रैपिड कंडक्शन अलाउज द कोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। फाइनली वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा हो गया है एंड ब्लड इज मूव्ड आउट फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन यानी कि ऑर्टा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक सीक्वेंस में चलती हैं, सारी इम्पल्स हमारी होंगी, इसीलिए इसको जो है बोला गया है कि जो कार्डियक कंडक्शन होता है वो क्या है, हमारा ड्राइविंग फोर्स है behind the cardiac cycle. So cardiac conduction is the driving force behind the cardiac cycle. This cycle is a sequence of events. इसमें कुछ सीक्वेंस होते हैं, आप इसको जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना कर आइएगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है जब हमारा हार्ट बीट्स करता है, तो उसी
कि ये साइकिल का जो सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस को एक बार देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है सीक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमारा एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल के बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा और उसके बाद हमारा डायस्टोल होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो व्हेन दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स happen one times, it is called cardiac cycle. So this is all you have to write in this question. डायग्राम्स मैंने इस क्वेश्चन में भी ऐड किए हुए हैं। आप ये जो दोनों डायग्राम्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेट मी जूम दिस आउट। सो ये दोनों डायग्राम्स जो है ना आपको इसमें बनाकर आने हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो वॉल्व वगैरह हैं आप इनको जो है बता सकते हो कि कब हमारा बाइकस्पिड वॉल्व हमारा क्लोज वगैरह होगा, और डायस्टोल के प्रोसेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिक डायग्राम है, 12th और इवन बीएससी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। इस डायग्राम में इन्होंने एसए नोड और एवी नोड की जो है लोकेशन बताई हुई है कि एसए नोड और एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ हिस कहाँ होते हैं, और पुर्किंजे फाइबर्स कहाँ होंगे, इधर की साइड होते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें बनाकर आनी है, रफली भी बनाकर आएंगे, सो दैट्स इनफ। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो है ना मैंने 3 पार्ट बना के जो है आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये 3 तरीके से जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, बेसिक क्वेश्चन है, पूरा इन्होंने सब चीज़ पूछा हुआ है। ट्रांसपोर्ट करना बताना है जो गैसेस का होता है ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 दोनों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज डज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा हुआ है, CO2 का पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड व्हेन इट इज रिलीज्ड बाय द टिश्यू। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, बाय द टिश्यू इनटू द ब्लड। सो टिश्यू से रिलीज होने के बाद ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अलग अलग इनके आंसर्स नहीं जाएंगे, हालांकि थोड़ा जो है आप इसमें बस ये इसमें सबसे ज़्यादा लिखना है इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट में इसमें थोड़ा और कम लिखना है और इसमें थोड़ा और कम लिखना है। लेकिन मैं आपको जो है इस वाले क्वेश्चन का ब्रॉडली आंसर बता दूंगी, जिसमें सारे तीनों जो पार्ट्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, मोस्टली कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी। इन मैमल्स blood transport oxygen from lungs to tissue and carbon dioxide from tissue to lungs. So जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का तो ऑब्वियसली हमारा कहाँ से होगा, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। सो बेसिक चीज़ थी, दिस इज अचीव्ड थ्रू द प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स प्राइमरीली यूजिंग हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम्स। सो पहले हम जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कवर करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का कवर करेंगे। काफ़ी डिटेल में हमें ये पढ़ना है क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, सो आपको अच्छे से इसमें ये लिख कर आना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रखता है क्योंकि दिसंबर में भी ये नहीं आया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस बार आने के काफ़ी इसके चांसेस लगते हैं, सो प्रिपेयर इट सिंसियरली। हमारा पहला जो वे है ट्रांसपोर्ट होने का वो है बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, और नेक्स्ट वे है हमारा डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। सो हीमोग्लोबिन से बाउंड होकर 97% जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन डिजॉल्व फॉर्म में हमारा सिर्फ 3% ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब डिटेल्स इसकी देखते हैं कि बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से जब बाउंड होंगे हमारे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये बना लेंगे HbO2। और डिजॉल्व फॉर्म में अगर जाएगा तो ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन प्लाज्मा, तो डिजॉल्व फॉर्म में तो इजीली चला ही जाएगा। नाउ लंग्स की इक्वेशन देख लेते हैं। इन लंग्स हमारा जो O2 का प्रेशर है वो क्या होता है, हाई। सो O2 हमारा बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और बना लेगा HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे हम इसको, जो 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। सो इन टिश्यू में जब हमारा जो टिश्यू की तो बात करें, लंग्स में तो हाई है हमारा O2 का प्रेशर, लेकिन लंग्स में हमारा O2 का प्रेशर क्या होता है, लो। सो इधर हमारा क्या होगा, जब O2 लो है तो हमारा ये डिसोशिएट कर जाएगा ऑक्सीजन में टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ये सारी हमारी क्या थी, इंफॉर्मेशन थी ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारा ये जो मैंने यहाँ पे आपको ऐड किया हुआ है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द डिसोसिएशन कर्व। सो आपको ये ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड वो कब शिफ्ट होगा और ये लेफ्ट हैंड साइड वो कब शिफ्ट होता है। सो दोनों इसकी जो है कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशंस में लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट तब होगा जब हमारी जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है ना, लेट मी राइट दिस, ये हमारा जो है
राइट साइड में तब शिफ्ट होगा जब हमारी O2 की एफिनिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमारा हाई हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन हमारा हाई हो जाएगा एंड pH ऑफ कोर्स जब हमारा H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो pH भी हमारा बढ़ेगा। तो जब ये तीनों चारों कंडीशन हमारी होंगी तो ये हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स रेड साइड, राइट साइड। और जब ये सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी तो हमारा ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन दिस H2 डिसोसिएशन कर्व। ये भी आपकी बुक में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी हमारा 3 तरह से होता है। पहला हमारा है एज अ बाइकार्बोनेट HCO3। नेक्स्ट है हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HbCO2 एंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा की फॉर्म में। सो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमारा जो है टोटल परसेंटेज 60 to 70% की फॉर्म में हो जाता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है 20 to 30% होगा और डिजॉल्व फॉर्म में हमारा 7 to 10% होगा। सो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ 7 to 10% ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो डिजॉल्व फॉर्म में हमारा यहाँ पर जो है 3% ही हो रहा था। ठीक है, सो ये चीज़ हमें क्या रखनी है, माइंड में एक बार ध्यान रखनी है कि किस में कितना कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही होती है। इसमें हमारा क्या होगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में तो आरबीसी हमारी क्या करेगी, कार्बो एनहाइड्रेस के साथ जो है फॉर्मेशन करेंगी, कॉम्प्लेक्स बना लेंगी। फिर ये नेक्स्ट इसमें तो सॉल्युबल है ही CO2। तो देखते हैं इनको डिटेल में। इसका मैंने कवर भी किया हुआ है क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेल में भी पूछा हुआ है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इन द आरबीसी CO2 कंबाइंस with H2O to form कार्बोनिक एसिड। H2CO3 बनाने के लिए H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या कर लेगा, ऐड होके रिएक्शन बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होगा, डिसोशिएट कर जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन। सो इन दोनों के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा और हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगा। अब आप लोगों को पता ही है कि H पॉजिटिव क्या कर देगा, एसिडिक कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सो अभी हमारी जो है ना एसिडिटी जी जो है हमारी वो इंक्रीज हो चुकी है सेल के अंदर ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस H पॉजिटिव। अब HCO3 एग्जिट कर जाएगा आरबीसी से और Cl एंटर करेगा, Cl का जो एनायन है वो एंटर करेगा टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव बढ़ गया था तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो Cl आयन जो है एंटर करेगा और इसी को हम आगे जाके जो है क्लोराइड शिफ्ट भी बोल रहे होते हैं, जो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। अगेन ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ दिसंबर 24 में आपसे पूछा जा चुका है। हालांकि पूरा क्वेश्चन नहीं था, दिसंबर 24 में सिर्फ आप लोगों से बोहर इफेक्ट के बारे में पूछा था। तो इस बार काफ़ी चांसेस हैं कि क्लोराइड शिफ्ट आप लोगों से पूछ लें। दिसंबर 24 वाले एग्जाम में सिर्फ बोर इफेक्ट आया था, तो इस बार क्लोराइड शिफ्ट या फिर दोनों आपके आ सकते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। The H positive hydrogen ions released are buffering by combining with hemoglobin and HCO3। बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, जब H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं ना, जब हमारा HCO3 जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है, अभी देखा हमने ऊपर। सो उसके बाद हमारा क्या होगा, ये अट्रैक्ट करता है Cl पॉजिटिव आयंस को जो कि हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं और दिस एक्सचेंज ऑफ एनायंस एज अ ब्लड moves through the capillary into the tissue is known as chloride shift। और H पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से जो CO2 हमारे अंदर जाते हैं उसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। सो दैट वाज द फिनोमेना ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। नाउ लेट्स सी योर PYQ। बोहर इफेक्ट हमारा पूछा हुआ है। बोहर इफेक्ट देखते हैं। इट इज़ एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एसिड्स इन द ब्लड। इसमें क्या होगा ना, हमारे एसिड इंक्रीज कर जाएंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारा एसिड। एसिड यहाँ पर क्या है, कोई एसिड नहीं आएगा। एसिड हमारा ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, या फिर जो हमारे pH हैं, pH लेवल हमारा क्या हो जाए, हाई हो जाए। सो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, बेसिकली pH लो हो जाएगा ना, एसिडिक का तो pH लो होता है। सो pH हमारा क्या हो जाए, लो हो जाए। सो वो हमारा क्या कर देगा, डिसोसिएशन कर्व को क्या कर देगा, राइट में शिफ्ट कर देगा, जो मैंने भी आपको डिटेल में पढ़ाया भी था ऑक्सीजन
वाला जो चीज़ें थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो भी फैक्टर्स थे अफेक्टिंग द डिसोसिएशन कर्व। At high concentration of carbon dioxide, more oxygen is unloaded। जब concentration CO2 की ज़्यादा हो जाएगी, सेल में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, सो अनलोडिंग होगी ऑक्सीजन की ज़्यादा एट द गिवन ऑक्सीजन प्रेशर। दिस इज नोन एज बोहर इफेक्ट। कब होता है ये? पीएच के कम होने से और H पॉजिटिव के बढ़ने से। H पॉजिटिव बढ़ गया है तभी तो एसिडिटी जो है बढ़ रही है ना सेल में, पीएच जो है लो हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ये जो सीरीज़ है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो प्रिपेयर दैम सीरियसली थॉरोली। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो हमें पैसिव और एक्टिव के बीच में जो है डिफरेंस बताना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट हालांकि छोटी क्लासों में भी पूछा जा चुका है आप लोगों से, आपको पता ही होगा, बीएससी में भी आया ही होगा कभी ना कभी। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होगा? जब डिफ्यूजन जो है ना वो अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। ये इसका क्रक्स है कि जब एनर्जी यूज नहीं होती है सो उसको हम पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? थ्रू प्रोटीन्स के हेल्प से होगा या फिर कुछ जो चैनल्स होते हैं प्रोटीन चैनल्स, उनके हेल्प से ये हो रहा होता है। कभी कभी जो हमारा है ना फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी इसी ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? जब हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन्स हमारे यूज्ड हों, लेकिन जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट अभी भी वही है, ग्रेडियंट के थ्रू ही हमारा हो रहा है। जैसे हाई ग्रेडियंट टू लो ही होगा, ये हाई टू लो ही हो रहा होगा, लेकिन जो हमारा है ना स्पेशल प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन इसमें यूज होता है, तो तब उसको बोला जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। Now next is active transport. Active transport is powered by ATP and function in the movement of ions. In this transport, ions are brought inside the cell against the electrochemical gradient through a specific membrane bound proteins. इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स होते हैं, जो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होंगे, और जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो भी हमारा कैसा होगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्टिव। ये हमारा एटीपी का यूज़ करता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, तीनों की तीनों। इसमें एटीपी का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन भी इसमें यूज़ होते हैं, जो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सारा आप जो है रीड कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट्स में बेसिक चीज़ें लिखी हुई। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक भी क्वेश्चन PYQ है, 2024 दिसंबर एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। सो नाम से ही इसमें एसिड आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ एसिड टाइप चीज़ कुछ हो रही होगी, उसमें कुछ एल्कलाइन यानी कि बेसिक काइंड चीज़ हो रही होगी, तो वही कॉन्सेप्ट है ये। देखते हैं। Respiratory acidosis occurs when the rate or efficiency of respiration decreases। मतलब जो हमारी एफिशिएंसी है ना रेस्पिरेशन की, वो डिक्रीज कर जाए, और जो CO2 है वो हमारा बहुत ज़्यादा सेल में बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए। सो एक्सेस ऑफ CO2 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर H पॉजिटिव आयन विच डिक्रीजेज द pH, जिसकी वजह से जो है pH हमारा कम हो जाएगा, और pH कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अभी हमने पीछे देखा ना, pH कम होगा तो एसिडिटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। सो ये वही चीज़ है। मोर सीरियस कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर पल्मोनरी डिसीजेस। पल्मोनरी डिसीजेज में काफ़ी देखा जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, या फिर सीवियर काइंड ऑफ एस्थीमा हो गया। उसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्डअप हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस वजह से ये जो कंडीशन है ये देखी जाती है हम लोगों के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ये होगा जब CO2 हमारा वेरी रैपिडली एक्सेल्ड, मतलब CO2 को बहुत जल्दी जल्दी हम क्या कर दें? बाहर कर दें, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर ले लें डायरेक्टली। आप इससे ये इन्फर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने CO2 को कंसिडर करके इन्होंने लिखा है, हालांकि बात सेम ही है। लेस CO2 डिक्रीजेज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन ड्रिवन है। कंसंट्रेशन बिगड़ते ही जो है ना पूरी सेल का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा pH को, और जो ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी फॉर फ्यू मिनट्स टू नॉर्मलाइज द कंडीशन। ये जो है ना हमारा बेबीज़ में देखने को मिलता है, जब बच्चे बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाते हैं या फिर आप उनकी चॉकलेट्स छीन लेते हो, तो बेबीज़ जो होते हैं वो
क्राई करते हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, और उनकी वजह से भी जो होती है उनकी क्राइंग जो होती है नॉइजी हो जाती है, मतलब बेसिकली वो बहुत सिसक सिसक के जो है सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो CO2 है वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सेल हो रहा होता है। इसका आप जो है एग्जाम्पल देख सकते हो, फिजिकल ट्रामा, शॉक की जो कंडीशन होती है उसमें भी एकदम सांस सा चढ़ जाता है, फूलने लगता है, सो उसमें भी हम एक्सेल कर रहे होते हैं CO2 को जल्दी जल्दी। सो ये भी जो कंडीशन है ये रेस्पिरेटरी एल्कोसिस की। इन एडिशन ट्रैवलिंग टू द हायर एल्टीट्यूड्स में भी ये जो है देखने को मिलता है, जब आप ज़्यादा ऊंचे पहाड़ वगैरह पर जाते हो तो भी ये कंडीशन जो है हो सकती है ऑन टेम्परेरी बेसिस। नाउ लेट्स मूव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द मैमेलियन नेफ्रॉन। हमें इन्होंने जो है यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पूछा हुआ है। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैमेलियन नेफ्रॉन 5 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं इसको क्या इसमें हमें बताना है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे, जैसा कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे किसमें, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। सो वन बाय वन हमें एक्सप्लेन करने हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो रहा होगा बाय यूजिंग द 3 लेयर्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स, जो कि हमारी एंडोथीलियम होती है, इनर लेयर, एंडो मीन्स इनर, बोमेस कैप्सूल की लेयर है तीनों, और सेकेंड लेयर हमारी है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मतलब दोनों के बीच में पाई जाएगी, और एक है हमारी एपिथेलियल यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, जिसके अंदर हमारे स्पेशलाइज्ड सेल भी होते हैं एपिथेलियम के अंदर, आउटर मोस्ट लेयर के अंदर, जिनको हम पोडोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर पोडोसाइट सेल्स आना चाहिए। सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमारा क्या होगा, 99% ऑफ वाटर इज बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड, और जो भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस बॉडी के अंदर, वरना तो इतना सारा वेस्ट हो जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारा सब्सटेंसेस का होगा जिनका एक्टिव, बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा उन सब्सटेंसेस का जिनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बॉडी में भेज रहे होंगे, जिनकी बॉडी में क्या हो गई है, कमी हो गई है, या फिर जिनको हमें नाइट्रोजनस वेस्ट के प्रोसेस की फॉर्मेशन में उनको रोल प्ले करना है। सो उनको हम क्या करेंगे, उनको सिक्रीट भी कर रहे होंगे, जैसे Na पॉजिटिव को कभी कभी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इससे रिलेटेड थी, फॉर्मेशन ऑफ। So the next question is, why is a loop of Henle a counter current multiplier? लूप ऑफ हेनले जो है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहलाता है वो बताना है, या फिर आपको ये क्वेश्चन वॉसा रेक्टा से भी पूछा जा सकता है कि वॉसा रेक्टा जो है वो हमारा काउंटर एक्सचेंजर क्यों कहलाता है। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर काफ़ी जो है रिलेटेड हालांकि हैं एक दूसरे से, अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। सो ये क्वेश्चन जो है आपको बन सकता है आइदर दिस और आइदर दिस, 5 मार्कर में आपको पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। पहले लूप ऑफ हेनले का देखेंगे हम कि लूप ऑफ हेनले को जो है हमारा काउंटर मल्टीप्लायर क्यों बोला जाता है, और फिर हम लूप ऑफ वॉसा-रेक्टा का देखेंगे कि उसको हमारा काउंटर एक्सचेंजर क्यों बोला जाता है। सो नाउ लेट्स सी। Loop of Henle in mammals and birds, the fluid from the PCT enters hairpin shaped loop of Henle। जो PCT प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं उससे हमारा जो फ्लूइड है वो कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म इन मैमेलियन किडनीज। सो दिस मीन्स दैट द लूप ऑफ हेनले सेट अप एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि लूप ऑफ हेनले हमारा क्या बना देता है, काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब क्या होता है ना, जैसे काउंटर एक्ट आप लोगों ने सुना होगा ना, काउंटर एक्ट, जैसे अगर आप LLB वगैरह कर रहे हो या फिर एडवोकेसी वगैरह में ये काफ़ी यूज़ होता है काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट का मीनिंग क्या होता है ना, अगर आपने कोई चीज़ डायलॉग बोला है, सो सामने वाली जो पार्टी है ना उसको सबसाइड करने के लिए डायलॉग 2 बोल रही होती है, सो होता है काउंटर एक्ट। टू सबसाइड दिस आई एम सेइंग द डायलॉग 2, सो उसको बोलते हैं काउंटर एक्ट। सेम हमारा लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, अगर कोई चीज़ एक्शन 1 हो रहा है सो एक्शन ये 1 के अकॉर्डिंग एक्शन क्या करेगा, एक्शन 2 करेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें देखनी है। देखते हैं क्या होता है लूप ऑफ हेनले। ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को ये क्या करता है, सेटअप करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर और सॉल्यूट हो पाता है बिटवीन सेल एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। एज द यूरिन गोज डाउन, जब यूरिन डाउनवर्ड जाता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला यानी कि आउटर टू इनर जा रहा होता है, सो it results water is, as a result water is absorbed
from tubular fluid and concentrated urine is produced. So हमारा क्या होगा ना, वाटर तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो यूरिन होगा वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। इसी वजह से जो है ना आप लोग जो है इतना ही यूरिन प्रोड्यूस करते हो, अमाउंट काफ़ी कम होता है ना, अदरवाइज तो पूरे दिन पानी पीते रहो और यूरिन प्रोड्यूस होता रहेगा। सो यही मैकेनिज्म है लूप ऑफ हेनरी का, इसीलिए इसको काउंटर करंट बोला जाता है। काउंटर करंट मतलब वाटर का एक्सेस एक साइड है तो ये वाटर का क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, हालांकि एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ लूप ऑफ हेनले की हेडिंग के अंदर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये। इसमें क्या है, जो थिन डिसेंडिंग लूप मतलब नीचे आने वाला जो लूप होगा वो क्या होगा, परमिएबल होगा वाटर के लिए बट इम्परमिएबल होगा सॉल्यूट्स के लिए। लेकिन अगर असेंडिंग लूप की बात करें, ऊपर जाने वाला जो लूप है, ऊपर जाने वाला लूप जो है वो सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होगा लेकिन वाटर के लिए हाईली इम्परमिएबल होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। सो बेसिक्स अगर आपकी क्लियर रहेंगे सो यू आर इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, खाली नहीं छोड़ कर आएंगे आप। वॉसा रेक्टा हमारा क्या है, वॉसा रेक्टा कैपिलरी नेटवर्क दैट सप्लाइज ब्लड फ्रॉम मेड्यूला टू किडनी। मेड्यूला मतलब कहाँ, कैपिलरी से ब्लड को कहाँ सप्लाई कर रहा है, मेड्यूला ऑफ किडनी में। ये क्या होता है, हाईली परमिएबल होगा सॉल्यूट और वाटर के लिए। लूप ऑफ हेनले जैसे काम कर रहा था उसी का हमारा ये काम कर रहा होगा, थोड़ा उल्टा। लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ही हमारा ये होता है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर भी इसका भी रहता ही है। और लूप ऑफ हेनले एक्ट एज अ काउंटर करंट एक्सचेंजर। Counter current exchanger refers to the exchange of substance between the fluid flowing in the opposite direction. So, due to which water and salt moves out of the lumen of this loop of Henle quickly diffuse into the vasa recta. जो भी फ्लूइड हमारे लूप ऑफ हेनले से बाहर आएंगे वो हमारे लूप ऑफ वसा रेक्टा के जो लूप होगा उसके कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। सो इसीलिए इसको जो है काउंटर करंट एक्सचेंजर बोला गया है। Now next question is explain the renin-angiotensin aldosterone system RAS। ये क्वेश्चन PYQ दिसंबर 2024 में पूछा जा चुका है, 5 मार्कर क्वेश्चन था। सो इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। क्या होता है रेनिन-एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। RAS is a vital hormonal mechanism that helps or to regulate blood pressure, blood volume, electrolytic balance, particularly अगर बात करें तो sodium and potassium levels. The system is activated when there is a drop of BP। यानी कि ध्यान रखना, जब बीपी हमारा कम हो जाता है या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है या फिर सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं तो ये जो सिस्टम है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। सच एज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ ब्लड लॉस या फिर डिहाइड्रेशन में भी ये सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड हो जाएगा क्योंकि बीपी हमारा जो है डाउन कर जाएगा उस कंडीशन में। दीज चेंजेस आर डिटेक्टेड बाय specialized cells in the kidney known as juxtaglomerular cells, JGC cells। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सेल्स के थ्रू ये जो है सेंस किया जाता है विच रिस्पॉन्ड बाय सिक्रेटिंग एंजाइम कॉल्ड रेनिन। और रेनिन को ये क्या कर देंगे, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट कर देंगे। रेनिन को कौन सिक्रेट करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। नाउ रेनिन जो है ना, रेनिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिनोजन 1 में। अभी एंजियोटेंसिनोजन कहाँ प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है लिवर से प्रोड्यूस होता है और प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड के अंदर। रेनिन की एक्शन से एंजियोटेंसिनोजन हमारा एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है। एंजियोटेंसिन 1 सर्कुलेट्स टू द लंग्स, इट एनकाउंटर्स एन एंजाइम नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस जिसको हम बोलते हैं। ये एस कॉम्प्लेक्स से जाके जो है काउंटरएक्ट करेगा और जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे किस में, एंजियोटेंसिन 2 में। सो ये पूरा हमारा साइकिल है जो हमारा चल रहा होता है। एंजियोटेंसिन 1 और 2 का कन्वर्शन आपको ध्यान रखना है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट हार्मोन विद सेवरल क्रिटिकल एक्शंस। एंजियोटेंसिन 2 कॉजेज ब्लड वेसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब उनको जो है पतला बना देगा, ठीक है, नैरो कर देगा। इसी को बोला जाता है वासोकंस्ट्रिक्शन।
विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो कि लो हो गया था ना अभी, तो यहाँ पर ये वापस हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी हमारा जो है हार्मोन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है ब्लड को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए काम आएगा ये भी, अभी देखेंगे आगे कैसे। ये एक्ट करेगा किडनी पर to promote reabsorption of sodium and water into the bloodstream while excreting potassium। लेकिन पोटेशियम को क्या कर दो, बाहर फेंक दो और सोडियम को अंदर ले लो। सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देता है ये इनडायरेक्टली। दिस इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम एंड कॉन्सिक्यूटेडली द ब्लड प्रेशर। सो बढ़ गया ना हमारा बीपी अब, जिससे आप लोगों का एग्जाम्स के पास आकर बढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर भी हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इन द एडिशन एंजियोटेंसिन 2 triggers the release of anti-diuretic hormone, और ये जो है ना हमारा एंजियोटेंसिन 2 ट्रिगर्स कर देगा रिलीज ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि जो हमारा वाटर का इंटेक है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा बॉडी के अंदर, रिटेंशन बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से फर्दर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन कर जाएगा। इन दिस वे द रास जो है हमारा वो क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस को इन द बॉडी। और जब हीमोस्टेसिस हमारा हो जाता है यानी कि कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, उससे हमारा क्या हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रास। वाई इज द बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन, बाइल जूस का इंपॉर्टेंस बताना है इन द डाइजेशन, 3 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लंग्स, वो सॉरी बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। पहला तो ये हमारा एल्कलाइन इन नेचर का होता है, जो कि हमारा न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा एसिडिक काइन को और एनवायरनमेंट बना देगा सुटेबल ड्यूडेनम का एल्कलाइन फॉर फर्दर एक्टिवेशन ऑफ अदर एंजाइम्स। दूसरा इसका रोल है, जो बाइल जूस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा, क्योंकि ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का, जितने भी फैट्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका यही ब्रेक डाउन करवाने में हेल्पफुल होता है। ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन भी कराता है फैट्स का और रिड्यूस भी करता है सरफेस टेंशन ऑफ लार्जर फैट्स ड्रॉपलेट एंड कन्वर्ट दैम इनटू द स्मॉलर, बेसिकली प्रॉपर उनके डाइजेशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्टिब्रेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताने हैं वर्टिब्रेट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। 5 मार्कर में ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन इज लार्जली अंडर द कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स, जो कि सिक्रीट होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ द गट्स। देयर आर 3 मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। पहला हमारा सिक्रेटिन, नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रिन एंड थर्ड इज कोलेक्साइटोकाइनिन। ठीक है, सो ये 3 हमारे सीसीके और गैस्ट्रिन सिक्रेटिन हार्मोन हैं, जो कि वर्टेब्रल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कहलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिन हमारा स्टमक से सिक्रेट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl, प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इनहिबिट्स द फर्दर HCl जो होता है जब हमारा हो जाता है तो वही हमारा जो है गैस्ट्रिन का सिक्रेशन क्या कर देता है, कम कर देता है। सो ये हमारे कैसे होते हैं नेचर में, एंटागोनिस्टिक होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब अगर एक का सिक्रेशन ज़्यादा है तो पहले वाले का भी क्या हो जाएगा, वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो ये चीज़ थी हमारी। नेक्स्ट हमारा है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन रेगुलेट्स द वाटर हेमोस्टेसिस। सिक्रेटिन हमारा वाटर का कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करता है बॉडी के अंदर और इन्फ्लुएंस करता है हमारा ड्यूडेनम का एनवायरनमेंट टू सिक्रीट द स्टमक, पेनक्रियाज एंड लीवर एंजाइम्स। ठीक है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इन ड्यूडेनम। पेप्टाइड हार्मोन होता है, ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है। इसका जो रिस्पॉन्स होता है एसिडिक काइन के थ्रू होगा और स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को और गॉल ब्लैडर को टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जब कंडीशन एसिडिक होती है, जब एसिडिक काइन बढ़ जाएगा बॉडी में, तो ये बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करने के लिए मैसेज देता है, कौन, हमारा सिक्रेटिन। नेक्स्ट हमारा इज कोलेक्सिस्टोकाइनिन। सो इसका हमारा काम क्या होगा, सीसीके हार्मोन का, इज प्रोड्यूस बाय द सेल्स लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम। ये कब होगा, जब हमारे पार्शली डाइजेस्टेड फैट्स आते हैं या फिर प्रोटीन्स आते हैं फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम, जो कि इनिशिएट कर देते हैं रिलीज ऑफ सीसीके फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सीसीके हमारा क्या करेगा, इंड्यूस करेगा फ्लो ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस विच आर अल्कलाइन इन नेचर एंड इनटू द ड्यूडेनम। So our next question is what would happen if the stomach is unable to secrete HCl। काफ़ी छोटी क्लासों में आ जाता है, HCl अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, HCl नहीं होगा तो HCl नहीं होगा तो एक्टिवेट्स ही नहीं होगा पेप्सिनोजन, पेप्सिन के अंदर
because HCl activates pepsinogen to pepsin in which requires the acidic environment for activation. द एक्टिवेटेड पैप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। जब पेप्सिन ही नहीं बनेगा सो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा ना प्रोटीन्स का। सो ये कॉज कर देगा पहला चीज़। तो अगर नहीं होगा तो ये बताना है। नेक्स्ट आप इसमें लिख कर आ सकते हो HCl ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज इन द स्टमक। सो अगर HCl नहीं होगा सो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और बीमारियां फैलाएंगे। सो ये सारी कंडीशन हमारी होंगी अगर HCl नहीं होगा तो। So this is all in this video. If you like the video then please press the like icon, comment down और मुझे कमेंट करके ना अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आगे मैं किस चीज़ से रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए इस चैनल को अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही है। सो सब्सक्राइब भी करिए so that I can bring more such video in future. Thanks for watching.